हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्लासी का युद्ध और इसके आगे की चीजों को देखेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757 को ये हुआ था। प्लासी कहाँ पे? प्लासी पश्चिम बंगाल में। ये प्लासी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में है और आम्रकुंज के पास स्थित है और भागीरथ नदी के तट पर ये प्लासी अवस्थित है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला के जो भी सहायक या मंत्री वगैरह जो भी थे, बैंकर मंत्री और बैंकर जो भी थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया था। इससे क्या हुआ कि जो नवाब था वो काफी कमजोर हो चुका था। कमजोर हो चुका था। इससे क्या करा, नवाब नवाब को भागना पड़ा। नवाब इसमें हार, प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। परंतु फिर भी कुछ सैन्य अधिकारी थे जिनमें मीर मदन और मोहन लाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई और प्लासी के युद्ध में वो नवाब की तरफ से लड़ते हुए रहे। अब आगे क्या होता है कि अंग्रेज मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। किसे बना देते हैं? मीर जाफर को अब क्या कर देते हैं? नवाब बना देते हैं, क्योंकि मीर जाफर को इन्होंने पहले ही अपनी तरफ मिला लिया था, है ना, धोखे से। किसको बना लेते हैं? मीर जाफर को ये नवाब बना देते हैं। अब जैसे बना देते हैं तो अब यहाँ पे ये कठपुतली नवाब कहलाने लगते हैं, क्योंकि ये सब ब्रिटिश नियंत्रण में हो रहा था। जो मीर जाफर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कठपुतली नवाब था। अंग्रेज इसी क्रम में बंगाल में लूट प्रारंभ कर देते हैं। मीर जाफर का कार्यकाल 1757 से 1760 तक रहता है। ये क्या करता है? कंपनी को चौबीस परगना क्षेत्र की जमींदारी दे देता है ना। 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी अंग्रेजों को दे देता है ना, दे देता है। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज बार बार और भी चीजों की मीर जाफर से लगातार मांग करते रहते हैं। तो ये बहुत सारी मांगे करते रहते हैं। तो मीर जाफर क्या करता है? इन मांगों से परेशान हो जाता है। परेशान होने के क्रम में वो ना डच भी उसी क्रम में चल रही थी, तो डच कंपनी से ये अपने संबंध मजबूत करता है और अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने को बल प्रदान करता है। अब ऐसे ही अंग्रेज क्या करते हैं? 1760 में 1759 में, सॉरी, 1759 में अंग्रेज डचों को पराजित कर देते हैं। कौन से युद्ध में? मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ बेदरा। 1759 में जो बैटल ऑफ बेदारा होती है, उसमें ये अंग्रेज जो होते हैं डचों को पराजित कर देते हैं, है ना। डच के साथ कौन है? बंगाल का नवाब है। तो ये डच हार जाते हैं तो बंगाल का नवाब और बेसहारा हो जाता है ना। फिर ये क्या करते हैं? फिर मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। मीर कासिम को मीर कासिम को नवाब बना देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। 1760 से ये 63 तक रहता है। मीर कासिम क्या करता है? ये भी अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र दे देता है। वर्धमान वर्धमान मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र दे देता है। चटगांव के क्षेत्र ये दे देता है। और 1760 में जब मीर कासिम नवाब बन जाता है तो कुछ लोग इसको सत्ता परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। इसमें प्रमुख कौन है? जो वेंसी टाट नामक व्यक्ति इसको सत्ता परिवर्तन की संज्ञा देता है। वेंसी टाट। परंतु इसको वास्तविक रूप से सत्ता परिवर्तन नहीं मान सकते, क्योंकि ना तो इसमें बंगाल की जनता की कोई भूमिका है, ना कोई ऐसा कोई ड्रास्टिक मूवमेंट हुआ है। पहले भी जो मीर जाफर नवाब था वो अंग्रेजों की कठपुतली था, और अब जो मीर कासिम नवाब बना है वो भी अंग्रेजों की कठपुतली है।
अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह रहा था। तो इसे हम सत्ता परिवर्तन नहीं कह सकते, लेकिन ये वेंसी राठ थे, इन्होंने इसको सत्ता परिवर्तन की संज्ञा दी। अब ये क्या करता है, मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम चुंगी कर को समाप्त कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। ये चुंगी कर को समाप्त कर देता है। चुंगी कर को समाप्त करने से क्या होता है कि जो अन्य अन्य कंपनियां थी उन्हें व्यापार करने में सुगमता प्राप्त हो जाती थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मैंने जो पहले आपको बताया था कि उसने एक लाइसेंस ले रखा था जिसे हम परमिट कहते थे, कि वो उस परमिट को दिखाकर मुक्त व्यापार कर सकता है। तो उससे इससे क्या हुआ कि सभी लोग व्यापार करने लगे और इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान होने लगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक हानि होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हानि होने लगी। फिर आगे नया जो बनता है वो बनता है मीर जाफर। इसी क्रम में मीर जाफर बन जाता है 1763 से 63 के, है ना। इसके समय क्या होता है, इसके समय बक्सर का युद्ध होता है जो काफी फेमस है इतिहास में। बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, कब होता है, 1764 में युद्ध होता है ना। बक्सर का युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ता है, देखो इसमें कौन कौन लड़ते हैं, अंग्रेज, है ना। अंग्रेज की तरफ से लड़ता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है। इधर कौन रहते हैं, इधर तीन लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, अवध का नवाब रहता है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब। मुगल मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, है ना, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीसरा कौन, बंगाल का नवाब मीर कासिम, है ना, बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये तीनों, ये अपदस्थ कर दिया गया था इसलिए मीर कासिम यहाँ पे आया है। ये तीनों मिलके अंग्रेजों से लड़ते हैं, है ना, अंग्रेजों से लड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजों की सेना काफी मजबूत थी। इसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है। इसी क्रम में यहाँ पे इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि करने के तहत क्या होता है कि इनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे के क्रम में नजमुद्दौला बनता है बंगाल का नवाब। कौन बनाता है, सब यही बना रहे हैं क्योंकि काफी नियंत्रण हो चुका है। नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला बनता है। ये अल्पवयस्क के पुत्र रहता है मीर जाफर का, 1763 से 66 तक रहता है। अल्पवयस्क का पुत्र रहता है मीर जाफर। इसी के समय इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। ये काफी प्रसिद्ध संधि है, इसके प्रावधान अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो हस्ताक्षर करता कौन कौन है, हस्ताक्षर करता आपको जो, देखो कौन कौन युद्ध में लगा थे। सबसे पहले क्लाइव है, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, है ना, क्लाइव। सुजाउद्दौला है, जो मैंने अभी बताया था, सुजा अवध का नवाब है। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, ये कौन है, ये मुगल सम्राट है। तीसरा कौन होगा, नजमुद्दौला, है ना, नजमुद्दौला, क्योंकि इसका ही कार्यकाल चल रहा है। अल्पवयस्क है तो इसको जबरदस्ती मतलब साइन करा रहे हैं इससे, है ना, प्रावधान ऐसे बनाए गए थे कि बंगाल का नवाब भी होना चाहिए। तो ये नजमुद्दौला इसमें अल्पवयस्क पुत्र के रूप में रहता है। अब इसके प्रावधान क्या क्या है, इलाहाबाद की संधि के अगर आप प्रावधान देखें, पहला प्रावधान है कि इसमें मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की जाती है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कौन प्राप्त कर लेता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त कर लेती है। किससे प्राप्त कर लेती है, बंगाल के नवाब से प्राप्त कर लेती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था इसमें,
ब्रिटिश कंपनी पेंशन देगी, किसको पेंशन देगी? मुगल सम्राट को 26 लाख की पेंशन देगी। किसको देगी? मुगल सम्राट को देगी। कौन देगा? ब्रिटिश कंपनी देगा। और ये जो 26 लाख रुपए देगा कौन, है ना, ये 26 लाख रुपए देगा बंगाल का नवाब, है ना। ये आरोपित बंगाल के नवाब को दिया गया, मतलब बंगाल के नवाब 26 लाख रुपए देगा। किसको दिया जाएगा? ये मुगल सम्राट को दिया जाएगा। और किसने बोला है? ये अंग्रेजों ने जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रावधान के तहत ऐसा कहा। नेक्स्ट हमारा प्रावधान था तीसरा, अवध के नवाब से इलाहाबाद और पड़ा का क्षेत्र लेकर उसे मुगल सम्राट को दे दिया गया। कौन सा? अवध के नवाब से, अवध के नवाब से इलाहाबाद, ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद और पड़ा, पड़ा के क्षेत्रों को लेकर किसको दे दिया गया? मुगल सम्राट को दे दिया गया। और युद्ध हर्जाने के रूप में अवध के नवाब पर 50 लाख रुपए आरोपित किए गए, या 50 लाख रुपए लिए गए, है ना। जो युद्ध में जो खर्च हुआ उससे, उसमें अवध के नवाब, अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। इससे 50 लाख रुपए लिए गए, है ना। नेक्स्ट प्रावधान क्या था? नेक्स्ट प्रावधान था, अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने अवध की रक्षा के बारे में कहा था। अंग्रेजों ने अवध की रक्षा के बारे में कहा था कि अगर अवध पर किसी तरह का संकट आता है तो उसकी रक्षा हम करेंगे, अवध की रक्षा, है ना। अंग्रेजों पर अगर कोई युद्ध करता है तो उसकी रक्षा हम करेंगे। लेकिन खर्च कौन उठाएगा? खर्च अवध का, अवध का जो भी शासक रहेगा, है ना, वो इसका खर्चा उठाएगा। ये प्रावधान था। अब ये 3-4 प्रावधान थे इलाहाबाद की संधि के। लेकिन इससे क्या हुआ? प्लासी के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से क्या हो गया? जो प्लासी के युद्ध से इन्होंने लूट प्रारंभ की थी दीवानी अधिकार प्राप्त करके, वो यहाँ पे वैध हो गई, है ना। प्लासी के युद्ध से इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लूट प्रारंभ की थी वो बक्सर के युद्ध पर आकर वैध हो गई। और पूरे भारत में इन्होंने अपना साम्राज्यवादी विस्तार प्रारंभ कर दिया। और ये एक तरह से वेद शासक बन गए, है ना। भारत के वेद शासक ये बन गए, वेद शासक बन गए। और यहाँ से इन्होंने पूरे भारत में अपना कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था वो एक निर्णायक युद्ध की तरह माना जाता है, निर्णायक युद्ध की तरह माना जाता है। तो काफी इतिहास में काफी निर्णायक युद्ध माना जाता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो आगे की बातों को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी